वेलकम डियर रॉकेट्स, कैसे हैं आप सभी। तो कहानी की शुरुआत करें जल्दी से। आज हम देखने वाले हैं वंस अपॉन अ टाइम इन मद्रास। तो कहानी की शुरुआत में हम रंगराज नाम के एक आदमी के बारे में जान पाते हैं जिसके पास आम के बहुत सारे पेड़ हैं। अब जिस बगीचे में रंगराज ने उन आम के पेड़ों को लगाया होता है वहीं के करीब से एक रोड जाती है और साथ ही कुछ दूरी पर एक स्कूल भी है। जहां स्कूल की बात करें तो लगभग हर बच्चे की नजर रंगराज के आमों पर होती है। अब इन्हीं में से एक बच्चा है सुदर्शन, जो वहीं के करीब एक स्लम एरिया में रहता है और आते जाते उसकी नजर उन आमों पर होती है। हालांकि रंगराज ने सभी को कहा होता है कि कोई भी मेरे आम को मत तोड़ना, पर दोस्तों बच्चे तो बच्चे हैं। तो तभी एक दिन शाम को सुदर्शन जब घर जा रहा होता है उसी वक्त उसकी नजर पड़ती है आम पर और वो बिना यहाँ वहाँ देखे आम को तोड़ने के लिए पेड़ पर चढ़ जाता है कि तभी दोस्तों रंगराज सुदर्शन को देख लेता है और अपने गुस्से में आपा खो के वो अपनी गन से सुदर्शन को ओ माय गॉड शूट कर देता है, जो बुलेट जाकर सीधे सुदर्शन के शरीर के आर पार हो जाती है और सुदर्शन की वहीं पर मौत। लगता है हमसे कुछ ज्यादा ही प्यार है इसे। हालांकि जो बुलेट सुदर्शन को लगी थी वो उसके बॉडी से बाहर आ जाती है, जिस वजह से जब ऑफिसर ईश्वनी इस केस को इन्वेस्टिगेट करना शुरू करती है ना, तो बुलेट ना मिलने की वजह से उस मर्डर का पता लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है। धीरे धीरे यह खबर न्यूज चैनल्स पर भी आ जाती है, जिसको देखकर रंगराज काफी घबरा जाता है क्योंकि कहीं न कहीं उसको भी एहसास हो जाता है कि उससे गलती हो गई है और अब कहीं वो पकड़ा ना जाए। तो इसी डर की वजह से वो उस गन को जिससे उसने सुदर्शन को मारा था उस गन को पास वाली नदी में फेंक देता है। पर दोस्तों गन नदी में गिरने के बजाय एक थर्माकोल बॉक्स पर गिर जाती है और वो बॉक्स बहते बहते आगे किनारे पर रुक जाता है। तो वहाँ पर कोई उस गन को उठाकर अपने पास रख लेता है, लेकिन वो कौन है जिसने उस गन को उठाया यह हमें उस वक्त नहीं दिखाया जाता। यहीं से हमारी असली कहानी शुरू होती है। अब हम माधवी नाम की एक लड़की को देखते हैं जिसकी हाल ही में शादी हुई है और उसके हस्बैंड का नाम है अरविंद। आज दोनों की फर्स्ट नाइट है जिसके लिए माधवी बड़ी खुश है। वहीं हम माधवी के घर में संपत नाम के एक नौकर को भी देखते हैं जिसकी दोस्तों माधवी पर ना बड़ी गंदी नजर है और वो छुप छुप कर माधवी को देख रहा होता है। ये चीज वैसे माधवी भी गौर करती है पर वो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। इसके बाद वो अपने कमरे में चली जाती है और लाइट ऑफ करके सो जाती है। थोड़ी देर के बाद वहाँ पर अरविंद आ जाता है और दोनों अपना एंजॉय करते हैं। इसके बाद दोस्तों हम दूसरी कहानी देखते हैं जो कि सावित्री नाम की एक गार्बेज कलेक्टर की कहानी है। सावित्री की बेटी है आरती जो कि एक ट्रांसजेंडर है और उसे बनना है डॉक्टर, जिस वजह से सावित्री दिन रात मेहनत करके उसे डॉक्टर बनाना चाहती है। और आरती के लिए सावित्री ने मूर्ति नाम के एक आदमी से 80,000 रुपए का लोन भी लिया है। पर मूर्ति कोई अच्छा आदमी नहीं है, अपने लोन में दिए हुए पैसे वापस लेने के लिए वो किसी भी हद तक गिर सकता है। ये बात वैसे सावित्री को भी पता है और इसी वजह से वो हर वक्त डरी हुई रहती है कि मेरे पास तो मूर्ति के पैसे वापस करने के लिए कुछ है ही नहीं, तो मैं क्या करूं। वो किसी भी वक्त कुछ भी कर सकता है, मुझे बहुत डर लग रहा है। ये ख्याल उसके मन में आते रहते हैं। आगे हम राजा नाम के एक आदमी की कहानी को देखते हैं जिसकी वाइफ रिचल को काफी लंबे समय से किडनी में प्रॉब्लम होती है और अब रिचल दोस्तों इस स्टेज पर आ चुकी है कि उसे किडनी ट्रांसप्लांट करने की बहुत जरूरत पड़ गई है। जब वो ये चीज करेगी तभी उसकी जान बच पाएगी। राजा तब डॉक्टर से बात करता है और उससे पता चलता है कि उसकी वाइफ के लिए किडनी डोनर मिल चुका है, लेकिन ट्रांसप्लांट के लिए कम से कम 15 लाख की जरूरत पड़ेगी। राजा बहुत उदास हो जाता है क्योंकि 15 लाख का इंतजाम करना कोई छोटी मोटी बात नहीं है उसके लिए। इससे भी बड़ी मुसीबत की बात तो यह है कि वो 15 लाख कल ही कल जमा करवाने होंगे। तो राजा फिर अपनी वाइफ से मिलने जाता है, जहाँ रिचल उसको देखकर समझ जाती है कि शायद मेरे ट्रांसप्लांट के पैसों की प्रॉब्लम हो रही है। तो वो कहती है तुम मेरी फैमिली से एक बार बात करके देखो ना, वो हमारी मदद जरूर कर देंगे। हालांकि राजा रिचल से कहता है कि नहीं, वो हमारी मदद कभी नहीं करेंगे। और ऐसा कहने के पीछे राजा का कारण यह है कि उसने अपनी तरफ से सभी रिश्तेदारों से पैसों की मांग की थी पर किसी ने भी उसकी मदद नहीं की, जिस वजह से वो बहुत ही निराश हो चुका है। इसके बाद हम जान पाते हैं कि राजा और रिचल ने अपने परिवार के खिलाफ जाकर ये शादी की थी। असल में दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे पर किसी वजह से रिचल के पिता को ये रिश्ता मंजूर नहीं था और जब रिचल के पिता ने देखा कि दोनों एक दूसरे से किसी भी तरह शादी करेंगे ही, तब उन्होंने रिचल को घर से निकाल दिया और तब से रिचल का अपने परिवार से कोई भी नाता नहीं है। इन्हीं कहानियों के बीच हम अनीता नाम की एक लड़की की भी कहानी देखते हैं जो कि एक लड़के से प्यार करती है और वो लड़का दूसरे कास्ट का है वैसे, जिस वजह से अनीता के पिता अनीता की उस लड़के से शादी नहीं करवाना चाहते हैं। हालांकि अनीता अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती है अपने पापा को कन्विंस करने के लिए, लेकिन उसका कुछ फायदा नहीं होता और उल्टा अनीता के पिता उसे इमोशनल ब्लैकमेल करते हुए उस लड़के को भूल जाने के लिए कह देते हैं। तो आगे जब अनीता के पिता अपनी कार से कहीं जा रहे होते हैं तभी उन्हें बीच में अपने बेटे का कॉल आता है जो उन्हें बताता है कि पापा अनीता हम सबके फैसले के खिलाफ जाकर अपने बॉयफ्रेंड से मैरिज कोर्ट में जाकर शादी कर रही है और इसके लिए वो अभी मैरिज कोर्ट में ही बैठी हुई है। ये सुनकर तो अनीता के पिता गुस्से में पागल हो जाते हैं और वो अपने बेटे यानी कि अनीता के भाई को मैरिज कोर्ट पहुंचने के लिए कह देते हैं और खुद भी अपनी कार को बड़ी तेजी से ड्राइव करते हुए मैरिज कोर्ट की तरफ जाने लगते हैं। जिस दौरान रास्ते में ही तेज ड्राइव करने की वजह से उनका कार से बैलेंस बिगड़ जाता है और कार जाकर कार्तिक नाम के एक लड़के को ठोक देती है जो उस वक्त अपनी बाइक पर होता है। हालांकि इससे कार्तिक को ज्यादा
ज्यादा चोट तो नहीं आती, लेकिन कार की वजह से उसकी बाइक खराब हो जाती है, जिस वजह से वो जहाँ जा रहा होता है वहाँ वो अब नहीं जा सकता। वहीं अनीता के पिता को भी बड़ा दुख होता है कि उन्होंने बिना किसी वजह के एक अनजान आदमी को चोट पहुंचा दी। इसके बाद कार्तिक अनीता के पिता से कहता है, क्या आप मुझे मैरिज कोर्ट तक छोड़ सकते हैं, मैं भी वहीं जा रहा हूँ। अनीता के पिता मान जाते हैं और फिर कार्तिक उनकी कार ड्राइव करते हुए उनके साथ मैरिज कोर्ट जाने लग जाता है। तो रास्ते में ही ऐसे बात करते हुए अनीता के पिता उससे पूछते हैं, तुम ये मैरिज कोर्ट क्यों जा रहे हो अभी? जवाब में कार्तिक कहता है कि आज मैं अपनी गर्लफ्रेंड से शादी करने के लिए कोर्ट में जा रहा हूँ। मेरी गर्लफ्रेंड की फैमिली शादी के खिलाफ है, इसी वजह से हम कोर्ट में आकर शादी कर रहे हैं। और दोस्तों फिर क्या था, इस बात को सुनकर अनीता के पिता कहते हैं कि अभी के बच्चों को ये तमीज ही नहीं है, उन्होंने अपने परिवार को समझ के क्या रखा हुआ है, जब जो चाहे वो कर लिया। बताओ, कल्चरल ट्रेडिशन नाम की भी कोई चीज होती है। और दोस्तों यहाँ पर कार्तिक को पता चलता है कि ये जो अंकल है ये इनकी सोच मतलब बहुत ही अलग है, तो दोनों में थोड़ी बहस भी हो जाती है। तभी अनीता के पिता को अपने बेटे का कॉल आता है, जो उन्हें बताता है कि मैं मैरिज कोर्ट पहुंच चुका हूं और अभी तक अनीता का बॉयफ्रेंड यहाँ नहीं पहुंचा है। तो जवाब में अनीता के पिता कहते हैं कि तुम वहीं पर रुक जाओ, नजर रखो चारों तरफ, मेरे आने से पहले कुछ मत करना, मुझे जानना है कि कौन है वो लड़का जो अनीता का बॉयफ्रेंड है। हालांकि दोस्तों कॉल कट होने के बाद भी अनीता के पिता और कार्तिक के बीच बहस जारी रहती है। अब दूसरी तरफ हम सावित्री की कहानी को देख पाते हैं। उसके पास मूर्ति के पैसे लौटाने के लिए पैसे है ही नहीं और इसी वजह से वो अपने दोस्त जग्गू से मदद मांगती है, जो एक वक्त पर मूर्ति के लिए ही काम करता था और उसे पता है कि मूर्ति कितना खतरनाक आदमी है। आगे दोनों मिलकर पैसे जुटाने की कोशिश करते हैं पर उन्हें कहीं से भी कोई पैसे नहीं मिलते। तो तभी एक दिन सावित्री को कहीं से गन मिलती है, जिसे वो जग्गू के पास लेकर जाती है और उसे कहती है, इस गन को बेचने में तुम मेरी प्लीज मदद करो और इससे जो पैसे आएंगे उससे मैं अपना लोन चुका दूंगी। पर गन को बेचना इतना आसान काम भी नहीं है। इसके बाद जग्गू सावित्री को अपने 40,000 रुपए देता है और उसे कहता है, काम करो, इसे अभी मूर्ति को जाकर दे दो और बचे हुए पैसे हम बाद में दे देंगे। लेकिन तब तक काफी देर हो जाती है। मूर्ति अपने पैसों के पीछे इतना गिर जाता है कि वो सावित्री की बेटी आरती के साथ गलत हरकतें करता है और उसे सेक्सुअली हैरेस करता है, जिसके बारे में जानने के बाद सावित्री पूरी तरह टूट जाती है कि मेरी वजह से मेरी बेटी के साथ ये अत्याचार हो गया। फिर हम राजा की कहानी को देखते हैं, जहाँ राजा रिचल के पिता के पास पैसों के लिए जाता है, पर ये जानने के बाद भी कि उनकी बेटी बीमार है, रिचल के पिता मदद करने से सीधा मना कर देते हैं। इसके बाद राजा अपने कजन के पास पैसे मांगने जाता है, जहाँ से उसे बड़ी मुश्किल से थोड़े बहुत पैसे मिल जाते हैं, लेकिन इसके बदले कजन की वाइफ राजा के ऑटो रिक्शा को अपने पास रख लेती है, जो कि साफ बताता है कि मुश्किल हालातों में भी लोग खुद का ही फायदा देखते हैं, भले ही वो लोग अपने ही क्यों ना हो। हालांकि फिर कुछ पैसे जमा करने के बाद भी राजा को ये बात तो समझ आ जाती है कि इतने पैसों से तो मेरी पत्नी की जान नहीं बच सकती, जिस वजह से वो गलत रास्ते पर जाने के लिए तैयार हो जाता है। वो अपने पुराने बॉस, जो कि गलत कामों में जुड़ा हुआ है, उसके पास जाकर पैसों की मदद मांगता है, जिस पर उसे उसके बॉस से एक औरत को जान से मारने के लिए कहा जाता है और उस औरत का नाम है किरण, जो कि एक सोशल वर्कर है। तो राजा इस मर्डर को करने के लिए मान जाता है और अपने बॉस से गन लेने के बाद वो किरण का पीछा करते हुए उस जगह पे उसको मार डालता है। यहाँ से सीधे हम माधवी की कहानी को देखते हैं। जिस तरह से पिछले 3 कहानियों में दोस्तों कुछ न कुछ गलत हुआ, ऐसा ही यहाँ माधवी के साथ भी होता है। माधवी को अपने पति अरविंद से बिल्कुल भी प्यार नहीं मिल रहा था, मतलब जो प्यार एक पति पत्नी के बीच होता है वो प्यार उसको नहीं मिल पा रहा था, जिस वजह से वो बहुत ही दुखी हो जाती है। हालांकि उसे अपने पति अरविंद के साथ सुहाग रात मनानी थी और कई रातें दोनों इंटीमेट भी हुए थे, पर तब भी दोस्तों दिन में या जब भी माधवी अरविंद के सामने होती है तो अरविंद बिल्कुल भी उसे प्यार नहीं करता, जो कि माधवी को बहुत अजीब लगता है और इस बात को लेकर माधवी बड़ी दुखी होती है। यहाँ तक कि लगभग 1 महीने के बाद माधवी प्रेग्नेंट भी हो जाती है, पर तब भी वो उस प्रेगनेंसी से खुश नहीं होती। और फिर एक रात इन सभी कंफ्यूजन का सच सामने आ जाता है दोस्तों। एक रात माधवी गौर करती है कि अरविंद बेड पर नहीं है। फिर वो अरविंद को ढूंढते ढूंढते नीचे के कमरे में जाती है, जहाँ उसे अरविंद और अपना नौकर, जिसका नाम संपत है, दोनों इंटीमेट होते हुए नजर आते हैं। यानी कि अरविंद और संपत दोनों गे हैं और दोनों कपल भी थे, जिस बारे में अरविंद ने माधवी को पहले कभी नहीं बताया था। यहाँ अरविंद माधवी को देखकर शर्मिंदा हो जाता है और बाहर आकर उसे कहता है कि देखो, मुझे लड़कियों को लेकर प्यार नहीं आता। अब यहाँ पर सोचने वाली बात है दोस्तों कि अगर अरविंद को लड़कियों की तरफ प्यार नहीं होता तो माधवी प्रेग्नेंट कैसी हुई और माधवी के पेट में बच्चा किसका है? इस सवाल का जवाब तो माधवी भी सोचने लग जाती है और कुछ ही देर में हमें दोस्तों ये जवाब भी जानने को मिलेगा, जो पूरी तरह से हैरान करके रख देगा सभी को। तो जिस तरह हमने चारों कहानियों की शुरुआत को जाना और फिर हमने चारों कहानियों के आगे क्या हुआ ये भी जाना, उसी तरह अब हम इन चारों कहानियों का अंत जानेंगे कि कहानियां कैसे खत्म होने वाली है। और सच में कह रहा हूँ दोस्तों, आप इनकी एंडिंग जरा भी गेस नहीं कर पाएंगे। तो वापस आ जाइए, हम फिर से कार्तिक और अनीता के पिता के बीच बहस को सुन पाते हैं
जहाँ वैसे बीच में दोनों शांत भी होते हैं और अपने अपने ओपिनियंस रखना शुरू करते हैं। जिस दौरान कार्तिक ये बताने के लिए कि वो अपनी गर्लफ्रेंड से कितना प्यार करता है, वो अनीता के पिता को अपनी और अपनी गर्लफ्रेंड की लव स्टोरी बताता है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड से तब मिला था जब गर्लफ्रेंड कॉलेज में जूनियर बनकर एडमिशन में आई थी और शुरुआत में उसकी गर्लफ्रेंड को ऐसा लगा था कि कार्तिक कॉलेज के गुंडे जैसा है, पर कुछ समय के बाद उसे समझ आ गया कि कार्तिक सिर्फ बाहर से गलत बनने का नाटक करता है, असल में वो अंदर से बहुत ही अच्छा है। जिसके बाद कार्तिक और उस लड़की की दोस्ती हुई और कुछ समय के बाद ये दोस्ती प्यार में बदल गई। फिर कार्तिक अनीता के पिता को अपनी लव स्टोरी की सभी छोटी से छोटी डिटेल बताता है और ये सब सुनकर अनीता के पिता को बड़ा गुस्सा आ जाता है, जिसका कारण यह है कि अब अनीता के पिता को लगने लगता है कि कार्तिक ही वो लड़का है जो आज कोर्ट में जाकर अनीता से शादी करने वाला है, यानी जिस कार्तिक के साथ वो अभी बैठे वही है अनीता का बॉयफ्रेंड। ये उन्हें पता चल जाता है। इस बात से अनीता के पिता के अंदर दोस्तों गुस्से का तो भवंडर आ जाता है, वो पागल हो रहा होता है। तब कार्तिक अपने प्यार की कहानी बताते हुए आखिर में कहता है कि सर मेरी शादी करना बहुत जरूरी है, मेरी गर्लफ्रेंड 3 महीने की प्रेग्नेंट भी है। ये सुनने के बाद तो अनीता के पिता का गुस्सा अपने काबू से बाहर हो जाता है और तभी वो अपनी कार में रखी हुई गन को लेकर कार्तिक को वहीं शूट करके मार डालता है। अब पता है दोस्तों, ये गन असल में अनीता के पिता की थी ही नहीं, ये गन उन्हें कुछ ही घंटों पहले अचानक से अपनी कार में रखी हुई मिलती है। तो ये गन उनकी कार में कैसे आई इसका अनीता के पिता को पता ही नहीं होता, पर अब उन्होंने उसी गन की मदद से एक मर्डर कर दिया है। कार्तिक को मारने के बाद अनीता के पिता उसकी डेड बॉडी को कार से बाहर रोड पर छोड़ देते हैं और खुद कोर्ट पहुंच जाते हैं, जहां पहुंचते ही उनके उड़ जाते हैं होश, क्योंकि वो देखते हैं कि उनकी बेटी अनीता ने अपने बॉयफ्रेंड से शादी भी कर ली है। यानी कि उन्होंने जिस लड़के को यानी कि कार्तिक को अनीता का बॉयफ्रेंड समझा था वो असल में कार्तिक का नहीं बल्कि किसी और लड़की का बॉयफ्रेंड था, जो कि आज कोर्ट में जाकर अपनी गर्लफ्रेंड से शादी करने वाला था। अब जो दुख दोस्तों अनीता के पिता झेलने वाले थे कि उनकी बेटी ने उनके खिलाफ जाकर शादी की, उससे कई बड़ा दुख अब उन्हें अपने अंदर हो रहा होता है कि उन्होंने एक बेकसूर लड़के को मार दिया। वहीं पर अनीता के पिता फिर एक लड़की को देखते हैं जो कोर्ट में शादी करने आई होती है और उस लड़की के बॉयफ्रेंड का नाम कार्तिक होता है। और यहाँ पर पता चलता है कि पिछले आधे घंटे से कार्तिक इसका फोन नहीं उठा रहा है, जिससे अनीता के पिता समझ जाते हैं कि मैंने इसी लड़की के होने वाले पति को मार दिया। इसी के साथ ये कहानी होती है खत्म। लेकिन एक सवाल बच जाता है कि वो गन कार में कैसे आई, क्योंकि अगर वो गन कार में नहीं होती तो शायद कार्तिक जिंदा होता। इसका जवाब मिलेगा आगे, रुकिए दोस्तों। अब हम सावित्री की कहानी को देख पाते हैं, जो अपनी बेटी के साथ हुए हादसे को बिल्कुल भी सह नहीं पाती। उस हादसे के बाद तो आरती भी पूरी तरह टूट गई थी। आखिर यार एक लड़की के साथ ऐसा होगा तो कैसे झेलेगी वो, उसको अपनी जान लेने का मन कर रहा होता है। सावित्री अपनी बेटी को इस हाल में बिल्कुल देख नहीं पाती। तभी सावित्री ने दोस्तों वो किया जो हर एक गलत करने वाले इंसान के साथ होना चाहिए। सावित्री उस गन को अपने साथ में ले लेती है जो उसे कहीं से मिली थी और फिर वो जग्गू को कॉल करके बता देती है कि मैं मूर्ति को मारने वाली हूँ और मेरे जाने के बाद तो मेरी बेटी का ख्याल रखना। सावित्री मूर्ति के पास जाती है और बिना हिचके मूर्ति को गन से शूट करके वहीं पर खत्म कर देती है, जिससे मूर्ति को भी अपने बुरे कर्मों का फल मिल जाता है। हालांकि मूर्ति के लोग तभी सावित्री को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, पर तब तक जग्गू वहाँ पर पहुंचकर सावित्री को बचा लेता है। अब हम देख पाते हैं कि मूर्ति के जाने के बाद मूर्ति का राइट हैंड उस गैंग को कंट्रोल करता है और उस राइट हैंड को वैसे भी अपने बॉस मूर्ति से कुछ खास लगाव नहीं था। वो तो सोच ही रहा था कि कब मूर्ति मर जाए और कब मैं लीडर बन जाऊं। जिसके बाद वो सभी मिलकर मूर्ति की डेड बॉडी को पास ही की नदी में कपड़े में लपेटकर फेंक देते हैं और यहाँ पर ये दूसरी कहानी भी खत्म हो जाती है। और दोस्तों उसी सवाल पर हम वापस जाते हैं कि सावित्री के पास वो गन कहाँ से आया जिससे उसने मूर्ति को मारा, तो इसका जवाब मिलेगा हमें आगे। अब हम माधवी की कहानी को देखते हैं। माधवी को सच पता चल जाता है कि उसका पति अरविंद गे है, पर अगर अरविंद गे है तो माधवी के पेट में बच्चा किसका है? शायद आप लोगों को लग रहा होगा कि माधवी के पेट में संपत का बच्चा होगा, या आप ये सोच रहे होंगे कि रात के अंधेरे में संपत उसके साथ इंटीमेट हुआ होगा, लेकिन संपत भी तो गे है, यानी कि घर में सिर्फ एक ही मर्द बचा हुआ है, माधवी का ससुर। और सच बात यही होती है दोस्तों, माधवी का जो ससुर है वही माधवी के साथ इंटीमेट हुआ था, पर यह बात माधवी को समझ नहीं आती। तो इसका जवाब यह है कि माधवी को उसकी सास दूध में नींद की गोली मिलाकर देती थी, जिससे माधवी सोने के बाद एक तरह से बेहोश हो जाती थी और फिर उसका ससुर उसके साथ गलत हरकतें करता था, यानी कि इस गलत काम में माधवी की सास भी शामिल थी। कैसी सास है ये? पर वो अपनी बहू के साथ ऐसा क्यों कर रहा था? तो इसका कारण ये सामने आता है कि अरविंद गे है और वो अपने परिवार के वंश को आगे नहीं बढ़ा पाता, क्योंकि वो गे है। इसी वजह से उसके माँ बाप ने सारा कंट्रोल अपने हाथ में लिया और ऐसी गिरी हुई हरकत की। माधवी को जैसे इस बात का पता चलता है ना, वो रोते हुए घर से भाग जाती है
और हॉस्पिटल में जाकर अपने बच्चे का अबॉर्शन करवा लेती है, जिस बच्चे का पिता वैसे उसका ससुर होना था। तो आगे माधवी जब घर लौटती है तो उससे माफी मांगने के बजाय उसके सास ससुर उस पर गुस्सा करते हैं कि तुमने परिवार की इज्जत बर्बाद कर दी। इतना कहकर वो माधवी पर ही गुस्सा दिखाने लग जाते हैं। तभी अचानक से माधवी गौर करती है कि उसके पर्स में कहीं से कोई गन आ गई है। माधवी पहले से गुस्से में तो थी और वो गन निकाल कर वहीं अपने सास ससुर को खत्म कर देती है, जिससे अब हमेशा के लिए इनका वंश खत्म हो गया। पर इस कहानी में भी दोस्तों रैंडमली गन कहां से आ गया, इसका जवाब मिलेगा आगे। अब आखिरी कहानी को हम देखते हैं। राजा ने मर्डर कर दिया है, पर उसका बॉस जिसके कहने पर उसने मर्डर किया वो उसे पैसे देने से मना कर देता है। हालांकि उस मर्डर में राजा का एक दोस्त भी शामिल था, जिसे राजा का बॉस मार डालता है क्योंकि वो राजा के दोस्त को पैसे नहीं देना चाहता था। राजा समझ जाता है कि अगर उसे अपनी वाइफ की जान बचानी है तो अब उसे अपने बॉस को मारना होगा। तभी राजा अपनी गन से अपने बॉस को शूट करके खत्म कर देता है और 15 लाख लेकर पहुंच जाता है हॉस्पिटल, जहां पर वो हॉस्पिटल में 15 लाख तो जमा कर देता है। पर तभी उसे डॉक्टर से पता चलता है कि जिस औरत का किडनी रेचल को मिलने वाला था, यानी कि जो औरत डोनर थी, उसकी आज सुबह ही गन से शूट करके हत्या हो गई है। राजा ये सुनते ही समझ जाता है कि उसने जिस औरत को मारा था शायद वही उसकी वाइफ को अपनी किडनी देने वाली थी। तभी हॉस्पिटल के टीवी में उस औरत की न्यूज आती है जिसका मर्डर हुआ था, और अब राजा कंफर्म हो जाता है कि उसने ही अपनी बीवी के डोनर को मार दिया। आगे हम देखते हैं कि कोई डोनर न मिलने की वजह से रेचल की भी जान चली जाती है और राजा सब कुछ करने के बाद भी कुछ नहीं कर पाता। वो इससे बहुत ही डिप्रेस्ड हो जाता है और तभी हॉस्पिटल में पुलिस राजा को पकड़ने आ जाते हैं, जिन्हें देखकर राजा उनके ऊपर गन पॉइंट कर देता है और फिर जवाब में ऑफिसर्स उसे भी शूट करके मार डालते हैं और राजा के हाथ से दोस्तों गन नीचे गिर जाती है। पर हाँ, आ जाइए इस गन की कहानी मैं आपको बताता हूँ। तो यही वो गन है जो कि चारों कहानियों में इस्तेमाल हुई है। कैसे, चलिए बताता हूँ। तो सबसे पहले हमने देखा कि उस गन को रंगराज ने नदी में फेंका था, पर थर्माकोल बॉक्स पर तैरते हुए वो गन पहुंच गई थी किनारे, जहां से किसी ने उसको उठा लिया। वो कोई और नहीं, सावित्री ही थी। सावित्री ने ही उस गन को किनारे से उठाया था, जिसके बाद उसने उसकी मदद से मूर्ति को मारा और फिर मूर्ति के राइट हैंड ने मर्डर का प्रूफ छुपाने के लिए उस गन को रोड पर खड़ी एक रैंडम कार में रख दिया, जो कार किसी और की नहीं थी, अनीता के पिता की ही थी। और इसी वजह से अनीता के पिता को पता नहीं था कि उनकी कार में ये गन कहां से आई और उन्होंने उस गन से कार्तिक को मार दिया। पर जब वो मैरिज कोर्ट पहुंचे तो अनीता के पिता का ड्राइवर उनकी कार लेकर चला गया और वो ड्राइवर ही दोस्तों राजा का दोस्त भी था, जिससे वो गन पहुंच गई राजा तक और अपनी वाइफ के डोनर और अपने बॉस को मारने के बाद जब वो हॉस्पिटल पहुंचा तो पुलिस ऑफिसर उसे पकड़ ना ले, इसी डर में राजा ने हॉस्पिटल में एक रैंडम बैग के अंदर उस गन को रख दिया। और वो बैग किसका था? माधवी का। इसी वजह से माधवी को भी अचानक ही अपने बैग में वो गन मिल गया और उसने उस गन से क्या किया? अपने सास ससुर का काम तमाम बदला ले लिया उनसे। इसी के साथ दोस्तों ये कहानी खत्म हो जाती है। तो देखा, रिलेट कर पा रहे हो आप? कहानी क्या बताने की कोशिश कर रही है? कमेंट्स में आप बता दीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। ध्यान रखेगा अपना एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।